नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाई। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर पहला से लेकर चैप्टर नंबर तीसरा तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 से 2025 तक बोर्ड या में पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, उसका पूरा निचोड़ एक वीडियो में करने वाला हूं। जी हाँ मेरे भाई, तो चैप्टर नंबर पहला से मैं शुरुआत करूंगा और चैप्टर नंबर 3 में अंत कर दूंगा, ठीक ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ना वीडियो को पूरा देखना और सभी प्रश्नों को याद कर लेना, ठीक ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक कर देना, ठीक है। तो अब मैं पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ता हूँ, फिर उसी करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखता हूँ और फिर मेरे भाई चैप्टर 2 20 के दांत और चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे, वो तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक वीडियो में बताने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, ठीक है। अब पहले प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। और श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, यह बहुत बार पूछा गया है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़ो। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताओ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये आंसर इसका सही है मेरे दोस्त। कहता है अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो मेरे भाई आदर्श जो समाज है वो स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, जैसा कहने वाले व्यक्ति का नाम है मैक्स। मेरे भाई किसने, भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही नीचे परिवार के थे, यानी बोला जाए तो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कहता है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो भारतीय राष्ट्रीय क्षमता के पूर्ण विकास अगर संभव है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में संभव हो सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो मेरे भाई जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना गया है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है मेरे भाई, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, ठीक है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो मेरे भाई वो भी जाति प्रथा हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही है कि काहे ये जाति प्रथा हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत ही जात पात के बाद किया जाता था, बहुत ही जात पात किया जाता था, ठीक ना। तो अगले प्रश्न को पढ़ो। यहाँ पे कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई कहता है कि यहाँ पे है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो मेरा जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ मेरा श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, ठीक है। सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को पढ़ो। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो मेरे भाई इसका लेखक तो भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न पढ़ो मेरे भाई, मूक नायक क्या है। मूक नायक एक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका है, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पर वो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा जो है वह स्वाभाविक संवैधानिक एक प्रकार का श्रम विभाजन है, ठीक है। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जाना जाता है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार मेरे भाई मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन या पैतृक पैसा। तो पैतृक पैसा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमाबाई, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो ललई सिंह यादव, याद रखना ललई सिंह यादव के द्वारा रूपांतरित है, ठीक ना।
सॉरी ये गलत हो गया मेरे भाई। ये कैसा क्वेश्चन पूछता कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो हिंदी में किसने रूपांतरण किए? तो ललई सिंह यादव। लेकिन इस श्रम विभाजन के बारे में किया तो इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक मनु कहा गया, किसे कहा गया आधुनिक मनु? तो मेरे भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो 3 बार क्वेश्चन हो गया होगा, तो आपको या तो कन्फर्म हो गए होंगे। ठीक ना। अगले प्रश्न को पढ़ो कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो मेरा उज्ज्वल भारत का, सॉरी बहिष्कृत भारत का क्या किया था? संपादन किया था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो याद कर लेना, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किए थे? तो इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक ना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। पेशे का दोषपूर्ण क्या निर्धारित करती है? तो भाई श्रम विभाजन निर्धारित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक करने वाला है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना में भाई यहाँ पे है द राइट एंड कॉल ऑफ हिंदू वीमेन। इसका सही आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ो 29 नंबर है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। क्या मानता है? तो श्रम विभाजन। याद रखना, आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है श्रम विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट है चैप्टर पहला का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन रहे? तो मेरे भाई रचनात्मक व्यक्ति ज्योतिबा फुले, बुद्ध, महावीर और ज्योतिबा फुले 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त मैंने पहला चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अब आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 20 के दांत से। यहाँ से भी भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेरे भाई चैप्टर 2 का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब मैं करा देता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। तो पहले ये बता दो कि आपका 30 में से कितना स्कोर रहा चैप्टर पहला में, कमेंट में बता देना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आपका कितना स्कोर सही होता है। तो ठीक है, चलिए 20 के दांत के चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 के दांत जो है उसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, और यह क्या है? यह एक प्रकार की कहानी है, याद रखना। और इसमें कासू की चर्चा का वर्णन है। ठीक है, कासू मदन के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है। तो आप पहले प्रश्न को पढ़ते हैं 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा, रजनू, आलो, सोफाली, आरती ऐसे पूछ सकता है कि जो लेखक हैं सेन साहब जी हैं, सेन साहब के कुल कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी। अब बहुत ही सांस्कारिक थी। ठीक ना। तो कौन कौन थी? सीमा, रजनू, आलो, सोफाली, आरती। तो यह बहन किसकी हुई? तो खोखा की हो गई, क्योंकि खोखा के बेटा का नाम था, सेन साहब के बेटा का नाम था खोखा। तो खोखा के बहनें थी। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत ही अच्छा से आप सुने होंगे। तो मेरे भाई सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनना चाहते थे। क्या? इंजीनियर। उसके लिए घर पर बरही को बुलाए थे। बरही को, बताओ इंजीनियर बनाना है तो बरही को बुलाया है। बताओ कितना बेवकूफ़ था। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो 7,500 की थी, यानी कि 7500 की इसकी मोटर कार की कीमत थी। और मेरा मोटर कार का रंग कैसा था? तो काला रंग का था। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ो। सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो मेरे भाई खोखा है, खोखा। ठीक है, याद रखना खासकर खोखा ही होगा। अगला प्रश्न को पढ़ो। मोटर का कोई खतरा हो सकता है? तो मोटर का कोई खतरा सिर्फ और सिर्फ खोखा से हो सकता है। अगला प्रश्न है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। कितने कितने दांत? तो 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विद्या है। तो मेरे 20 के दांत जो है वह एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो भाई यह जो है 20 के दांत की पंक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया? तो मेरे पास खोखा के अनुसार सेनों का सिद्धांत भी बदल दिया गया था घर का, ठीक ना। ऐसे ही लड़के, अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो मेरे भाई यह जो है यह पात्र किसने कही थी? तो सेन साहब ने कहा था, ठीक ना। सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन पर हो कि 20 के दांत कहानी में किस वर्ग के अनेक अंतर्वृद्धियों का उजागर करती है? तो मध्य वर्ग, ठीक ना। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका जवाब भी आप कमेंट में बताना, ठीक ना। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, ठीक है। आपके कमेंट का तो इंतजार कन्फर्म रहेगा मेरे भाई। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो उसे लाइक जरूर करना, ठीक ना। और चैनल पर नहीं हो तो मेरे भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया, हंस यानी कि खोखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब का मित्र था? तो सेन साहब का मित्र एक पत्रकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब के 5 पुत्रियां थी, सीमा, रजनो, आलो, सफाली, आरती, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी कौन? तो सीमा, रजनो, आलो, सफाली, आरती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्म माना कौन सी भाषा भाषी थे? तो राय वह भोजपुरी भाषा के थे, जन्म से भोजपुरी भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। ये सब प्रश्न तो बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अगर आप इन सभी बुक को पढ़े होंगे, चैप्टर को पढ़े होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो सब क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। अब वैसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन का लेवल घुमा देगा, नहीं। हिंदी में क्या लेवल घुमा सकता है? बुक में ही से तो देगा, तो आपको तो बुक याद ही होगा और मैं रिविजन करा ही दे रहा हूँ, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन पर, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किनकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि सेन साहब की मोटर कार थी कैसी? तो स्ट्रीमल इंड थी, स्ट्रीमल इंड। और कैसी? काला रंग, कैसा? काला। कीमत कितना? तो 7500, 7500, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी मेरे भाई? तो मेरे भाई इसका सही आंसर पटना हाई स्कूल में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है मोटर कार को खतरा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो मेरे भाई गिरधर लाल को फटकार लगाई थी, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने 29 क्वेश्चन चैप्टर 2 से करा दिया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका तो लगभग 20 प्लस तो अधिकतर विद्यार्थी का सही हुआ होगा। तो आपका कितना सही हुआ, क्या स्कोर हुआ चैप्टर 2 में, उसका कमेंट में जवाब दे देना, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है, भारत से हम क्या सीखें। और यह मेरे भाई यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे भाई भारत से हम क्या सीखें, यह एक प्रकार का भाषण है, ठीक ना। यह एक प्रकार का भाषण है जिसे लिखने वाले हैं मैक्स मुलर साहब। मैक्स मुलर का पूरा नाम पूछे तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ठीक ना। तो चलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ मेरे भाई। पहला प्रश्न, प्लेटो और काउंट थे, क्या थे? तो मेरे भाई प्लेटो और काउंट एक दार्शनिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हो, भारत से हम क्या सीखें, क्या है? भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है? तो यह एक प्रकार की भाषण है। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह गारंटेड आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती स्वामी विवेकानंद ने किया है, कहे हैं। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो जहाँ आप लोग रहते हैं, गांव में ही ना रहते हैं मेरे दोस्त। यहाँ के मेरे को जो वीडियो देखते हैं, मेरा वीडियो जो देखते हैं, वो अधिकतर विद्यार्थी गांव में ही रहते होंगे। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारत के गाँव में ही हो सकते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ग्रामीण भारत, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है?
तो मेरे भाई तेलुगु होना चाहिए, ठीक ना, तेलुगु या तमिल, ठीक है। इस प्रश्न को देख लेना। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो इसमें ऑप्शन पूरा गलती दिया होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब वो 18 वर्ष के थे तो उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए थे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो मेरे भाई स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहों को क्या कहते थे? तो इसका जवाब कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। इसका जवाब अगर आप पूरा बढ़िया तरीके से भारत से हम क्या सीखे पढ़े हैं तो इसका जवाब कमेंट में कन्फर्म बताना 9 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो मेरे भाई वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। यह भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक ना। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो किसके नीति के? तो इसका सही आंसर भाषा विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत को माना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध मेरे भाई यूनान देश से है, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़ो। कहता है कि भारत का प्राचीनतम भाषा क्या थी? तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न है मुंडा किस देश की जनजाति है? जो मुंडा है वो किस देश की जनजाति है? तो मेरे भाई वो भारत देश की जनजाति है मुंडा, ठीक है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में है? तो मेरे भाई इंग्निस है, इंग्निस। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किए थे? तो जर्मन भाषा में किए थे। सी आंसर बिल्कुल सही है। प्राच्य का यहाँ कहता है प्राच्य का अर्थ क्या होता है? तो इसका जवाब मुझे नहीं मालूम है मेरे भाई, कमेंट में बताना, मैं आपको कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। मैक्स मुलर कौन सी भाषा में ही बाल्यकाल ही निपुण होकर लिखे थे? तो लैटिन भाषा में ही निपुण हो गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किसने भाषा में किए थे? तो मेरे भाई जर्मन भाषा में। तो मेरे भाई मैंने चैप्टर 3 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया और मैं कमेंट में जरूर बताना कि आपका 20 में से कितना सही हुआ मेरे दोस्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो से आपको 10 नंबर ग्रांटेड आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।